हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं सुधीर गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं SGP एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके लिए जो अभी टॉपिक्स लेके आया हूं, ये जो टॉपिक बहुत ही बेसिक है अकाउंटिंग से रिलेटेड, और ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्लास 11th CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन इन बच्चों के लिए बड़े ही काम का है। और मैं तो कहता हूं कि जिन जिन की अकाउंटिंग की फंडामेंटल कमज़ोर है उन हर बच्चों के लिए, उन हर स्टूडेंट्स के लिए ये बड़े ही काम का है। मैं जो कुछ भी आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे सारी बात आपको बता रहा हूँ। बुकिस बिल्कुल नहीं है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। 100% समझ में आएगा और अकाउंट से रिलेटेड जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं आपके, वो सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या है ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बेनिफिशियल फॉर किसके लिए? क्लास 11 CA CMA फाउंडेशन इन बच्चों के लिए बड़े ही काम का है। चलिए सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है उसको समझने से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रखा है, देख रहे हो आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट? ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं सीधे सी बात करूं हिंदी में, तो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। छोड़ो लेन देन, वो भी नहीं समझ में आता, तो मैं सीधे से बात बोलता हूँ, बिजनेस के अंदर होने वाला कोई भी काम को क्या बोला गया? ट्रांजैक्शंस। बिजनेस को चलाने के लिए जो उसके ओनर या उसकी मैनेजमेंट जो कुछ भी कोर्स ऑफ एक्शंस वो कंडक्ट करते हैं, उन हर चीज को क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शंस। फिर बोलोगे सर इवेंट क्या होता है? थोड़ा वेट करो, उसको भी समझेंगे। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, पढ़िएगा जरा ध्यान से। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन टू रन बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी एक्टिविटी आप लेते हो उसे हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजैक्शन। इन अदर वर्ड्स, ट्रांजैक्शंस आर द डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है, डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर किया गया। डेलिब्रेट एक्ट्स मतलब काम, परफॉर्म बाय बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी के द्वारा जो जानबूझकर काम किए जाते हैं इन ऑर्डर टू ड्राइव सम बेनिफिट्स, उनको हम लोग क्या नाम देंगे? ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस जब समझ लेते हैं तो इसके बाद हमारा अगला काम आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट। तो इवेंट कुछ नहीं, दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस के होने की वजह से कुछ अगर आउटकम निकल के आता है, कुछ रिजल्ट निकल के आता है, कुछ परिणाम निकल के आता है, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? इवेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो इवेंट्स आर द रिजल्ट या आउटकम ऑफ 2 और मोर ट्रांजैक्शन। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आप ड्यूरिंग द ईयर गुड्स, माल, गुड्स का मतलब माल, सामान, वस्तु आप बाई करते हो, खरीदते हो, और बीइंग अ सेलर, बीइंग अ शॉपकीपर, बीइंग अ बिजनेसमैन आप उसको खरीद के बेचते हो, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके। मान लो आपने 100 क्वांटिटीज ड्यूरिंग द पीरियड खरीदे और उसमें से 80 क्वांटिटीज बेच दिए। खरीदे कितने? 100, बेच कितने दिए? 80। तो आपके पास बैलेंस जो बच गया उस पीरियड के एंड में वो कितना? 20, और उसको हम लोग नाम देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच गया वो आपने जानबूझ के किया नहीं, बस 2 ट्रांजैक्शन की वजह से वो अकर हुआ। इन चीजों को हम क्या नाम देते हैं? इवेंट। तो मैंने लिख करके दिया, इवेंट्स आर द रिजल्ट या आउटकम ऑफ 2 और मोर ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट विच अकर्स ड्यू टू डिफरेंसिंग, सॉरी यहाँ पे टू छूट गया लिखना, लिखना रह गया, ड्यू टू डिफरेंस इन परचेज्ड एंड सोल्ड क्वांटिटी। जो आपने क्वांटिटी परचेज करें या सेल करें उसके डिफरेंस की वजह से क्लोजिंग स्टॉक आता है। फिर से पढ़िएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट विच अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन सोल्ड, परचेज्ड एंड सोल्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लॉस ड्यू टू फायर, आपकी कुछ लापरवाहियों की वजह से आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, तो वो भी एक आउटकम है। ठीक है, आपकी लापरवाही एक ट्रांजैक्शन था, आपका काम ना करना या जानबूझ के कुछ चीजों को छोड़ना ट्रांजैक्शन था। ठीक है, और उन ट्रांजैक्शंस की वजह से एक घटना घट गई जिसको हमने नाम क्या दिया? लॉस ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट। तो हम इनको क्या नाम देंगे? इवेंट। डेथ ऑफ ऑनर, ये भी एक, मतलब एक देखोगे ना
तो ट्रांजैक्शंस में जानबूझकर किया जा रहा काम और इवेंट हो जाता है, कोई किसी का इस पे बस नहीं होता। ये थोड़ी सी बेसिक मीनिंग थी कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट क्या है। खैर ज़्यादा मैं और बेसिक थ्योरी में नहीं जाऊंगा, मैं ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा और समझाता हूँ आगे चल के। और क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग के मीनिंग समझाने हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस और इवेंट में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ये ट्रांजैक्शंस और इवेंट फाइनेंशियल नेचर के भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय, वित्तीय का मतलब जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो, बता सकते हो कि कितने रुपए का हुआ, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल इवेंट। और कोई ऐसा काम जिनको बताया नहीं जा सकता कि कितने रुपए का हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन या इवेंट। जैसे मैंने अभी ऊपर जो एग्जांपल दिया, लॉस ड्यू टू फायर एक्सीडेंट, इनको मापा जा सकता है कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो फाइनेंशियल नेचर के थे। लेकिन ओनर की डेथ हो गई, कितने रुपए की डेथ हो गई, कोई इसको मेजर कर पाएगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन फाइनेंस। बोलोगे सर क्यों ये पढ़ा रहे हो, पहले अकाउंटिंग की मीनिंग बताई नहीं और ये सब चीज़ शुरू हो गए। बता रहा हूँ, अकाउंटिंग की मीनिंग समझने के लिए ये चीज़ों को, इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, ट्रांजैक्शंस क्या होता है, तो हमने सीखा बिजनेस में होने वाला कोई भी काम ट्रांजैक्शंस कहलाता है, और उन कामों की वजह से कुछ आउटकम या रिजल्ट निकल के आता है, हम उसको क्या नाम देते हैं, इवेंट। वो फाइनेंशियल नेचर के भी हो सकते हैं, यानी जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल नेचर के भी हो सकते हैं जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है। अब आइए अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो, अकाउंटिंग एक ऐसा चीज है जो हम आम जिंदगी में डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया कि हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलता है, तो आप उसका हिसाब किताब लेखा जोखा मन में रख लेते हो। वो जो मन में लेखा जोखा रख रहे हो ना, कि भाई देखो मेरे मॉम डैड ने इतने रुपए पॉकेट मनी दिए मंथ के बिगिनिंग में, मान लो 5000 दिए, और हमने हर दिन ऐसे ऐसे खर्चे करे, और मंथ के एंड में मेरे पास क्या हुआ, 5000 में से 4500 खत्म हो गए, एक्सपेंस कर दिया, बचे कितने 500, वो हमारा प्रॉफिट्स यानी कि क्लोजिंग कैश बच गया। ये सारी चीजें जो लेखा जोखा मन में कर रहे हो ना, ये सब क्या है, अकाउंटिंग का ही एक रूप है। तो अगर हम बिजनेस के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको पढ़ने बैठे, तो अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, कौन से ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, भाई जिनको मनी में मेजर कर ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कितने रुपए का हुआ, तो उनकी अकाउंटिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग के लिए क्या जरूरी है, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस उठा लेने हैं, सारे इवेंट उठा लेने हैं, या फाइनेंशियल नेचर के, सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के, तो उनको अपने पास कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करना, और उनको एक सिस्टमैटिक वे में उनको लिखना, एक इंफॉर्मेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म करना ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। समझ पा रहे हो। बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट हैं, कौन से नेचर के, फाइनेंशियल नेचर के, उनको कलेक्ट करना और उनको एक मीनिंगफुल तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने रजिस्टर में लिखना, और उनको एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन देना ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं जरा क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट, एनी ट्रांजैक्शंस और इवेंट विच कैन बी मेजर्ड, यानी मापा जा सकता है या एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट। जैसे सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल और परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स का खरीदना और बेचना। पेमेंट ऑफ वेजेज, मजदूरी की पेमेंट कर रहे हो या सैलरी की पेमेंट कर रहे हो, मजदूरी वगैरह क्या होता है हम आगे चलकर और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल नेचर। हम बता सकते हैं कितने रुपए के गुड्स खरीदे, हम बता सकते हैं कितने रुपए की मजदूरी दी, कितने रुपए की वेतन दिया, ठीक है, कितने रुपए की बिजली की पेमेंट करी, ये सब मनी में मेजर किया जा सकता है। इनको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट। इवेंट तो इसमें से एक भी एग्जांपल नहीं था। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल जिनको आप मनी में नहीं माप सकते, जैसे साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट साइन करा, समझ पा रहे हो। उसके बाद डेथ ऑफ एन इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई, कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई की डेथ हो गई, तो उन सबको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इस वजह से हम उनको अकाउंटिंग में भी कंसिडर नहीं करने वाले। अकाउंटिंग सिर्फ एंड सिर्फ किसका टेक केयर करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट।
क्लियर है? बुक्स में देखोगे उन्होंने ट्रांजैक्शंस का मतलब ही क्या समझा है, फाइनेंशियल नहीं समझा। उन्होंने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं किया है, सिर्फ इवेंट के रेस्पेक्ट में किया है। आपको दोनों के रेस्पेक्ट में लेके चलना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, मैंने फाइनली लिख भी दिया, इन अकाउंटिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक्स प्लेस। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी अपने रजिस्टर में लिखे जाते हैं। हालांकि आज के डेट में रजिस्टर नहीं रह गया, सारा काम कंप्यूटराइज्ड होता है। बड़े सारे सॉफ्टवेयर हैं, या तो कंपनियों के खुद के कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर टैली, बीजी, इस तरह के कई सॉफ्टवेयर भी होते हैं जहां पर काम होता है। ठीक है, तो अभी हमने ट्रांजैक्शंस का मतलब समझा। ट्रांजैक्शंस के बाद मैंने आपको मेन समझाया कि इसका अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर एक सिस्टम है अकाउंटिंग की। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज की, आइडेंटिफाई करना। पहले आप उसको क्या करोगे, पहचानोगे। किसको आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को आइडेंटिफाई करना। फिर उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना, लिखना। लिखने के बाद उसको अलग अलग चीजों में वर्गीकृत करना, क्लासिफाई करना, फिर उनकी एक समरी बनाना। ठीक है, और फिर फाइनली उनकी एनालिसिस करना कि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या गलतियां की, क्या अच्छा काम किया, और जो गलतियां की उनको कैसे सुधारा जाए। इस तरह की हम लोग विश्लेषण भी करते हैं। और फाइनली ये जो अकाउंटिंग कर रहा होता है खुद ओनर खुद नहीं कर रहा होता है, अपने अकाउंटेंट से करवा रहा होता है। तो अकाउंटेंट इन सारी इंफॉर्मेशंस को जो उसने आइडेंटिफाई करा, रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा और एनालाइज करा, इन सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास तक ही सीमित नहीं रखेगा, वो ओनर को या यूजर ऑफ अकाउंट्स को बता देगा। तो उसको कम्युनिकेट करना भी पड़ेगा। और किस चीज को, तो मैंने आपको बताया ये सारी बातें किसके ऊपर होनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल दिया गया, जिसको मैं क्या बोलूँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। उनको एक नाम दे दिया गया, क्या बोला इनको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि ये कुछ नहीं है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा और इसका भी लिंक होगा, आप वहां से डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे आप तो वहां पे जो भी वीडियोज आएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएंगे, सारे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। कोई और कम्युनिकेशंस करने होंगे वो भी सारी आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरह के वीडियोज डेफिनेटली मैं डालता रहूँगा। अभी ये पहला वीडियो में डाल रहा हूँ क्लास 11th और बेसिक चीज़ों को लेकर के। आगे चल के मैं पूरी अकाउंटिंग की जितनी भी बेसिक्स हैं इनके सीरीज चलेगा। अभी कोशिश करूँगा कि 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे ये वीडियोज अपलोड करता रहूँ और डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है इस वीडियो से। और आपकी जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, पहला काम अकाउंटिंग के अंदर कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है कितने चीज़ों का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को पहचानो, आइडेंटिफाई करो। बिजनेस में मैंने बोला ना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट होते हैं, तो उसमें से किसको बाहर निकाल लो, सिर्फ फाइनेंशियल को, उसको पहचानो। पहचानने का एक सिस्टम होता है, एक चैप्टर है, हम पढ़ेंगे डिटेल में, और उस चैप्टर का नाम है वाउचर्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, आइडेंटिफिकेशंस को बहुत डिटेल में जानने के लिए हमें एक चैप्टर पढ़ना होगा। चैप्टर का नाम क्या होगा, वाउचर्स। पढ़ेंगे हम बहुत डिटेल में आगे चलकर। डेफिनेटली ये सारे वीडियोज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, तो डेफिनेटली इतना बड़ा फील्ड है अकाउंटिंग, तो क्या हर किसी को अपने हिसाब से लिखने का इजाजत दे दिया जाएगा, नहीं। रिकॉर्डिंग का भी प्रॉपर सिस्टम है और उस रिकॉर्डिंग के सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। किस नाम से, जर्नल नाम का एक चैप्टर है, वहां पर बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर आपने जर्नल पे कमांड नहीं करा तो समझ लो अकाउंटिंग आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके पकड़ से बाहर रहेगा। और देखना, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा जर्नल को समझाने में। और एक बार अगर आप जर्नल समझ गए तो कई बच्चे जर्नल को रट्टा मार मार के पास हुए हैं। जर्नल को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। जर्नल एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से फ्लो होगा और खुद ब खुद ट्रांजैक्शन जैसे आएंगे आपके मुंह से ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्रीज निकल के आए।
इस बात की मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशंस। कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा? तो क्लासिफिकेशंस के लिए हमारे पास एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर का नाम क्या है? लेजर। मैं एक बार इनका झलक भी दिखा दूंगा कि जर्नल कैसे किया जाता है, लेजर कैसे होता है, वो सारी बात। समराइजिंग के लिए तो एक बहुत बड़ा फील्ड है समराइजिंग। समराइजिंग के लिए हमारे पास दो चैप्टर हैं, एक तो है आपका ट्रायल बैलेंस और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, हरी बात समझे। और एनालाइजिंग तो आप 11th में नहीं पढ़ोगे, 12th में तो एक किताब भी पूरा डाल रखा है डिटेल में, 20 मार्क्स का 12th में ये जाकर के पढ़ोगे, क्लास 12th में। ठीक है, और कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का तो बोर्ड एग्जाम और 20 मार्क्स का इसके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क है। तो कुल मिलाकर के 40 मार्क्स का एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग के नाम से है। एक चैप्टर, एक बुक ही है पूरा, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में कम्युनिकेशन। तो भाई कम्युनिकेशन करने के लिए तो बड़े सारे रास्ते हैं। जैसे छोटा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक ओनर होता है। तो भाई एक ओनर है, चुपचाप उसके तो सारे हाथ में ही होगा, कंप्यूटर उसके हाथ में होगा, रजिस्टर उसके हाथ में होगा, तो उसको क्या कम्युनिकेट करना, वो कम्युनिकेटेड ही माना जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस है, जहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर है, तो वहाँ पर कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ईमेल के जरिए कर दिया जाएगा। ठीक है, या हार्ड कॉपी का प्रिंट, हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकाल करके उन्हें कम्युनिकेट कर दिया। लेकिन अगर बड़े लेवल पर आ जाओ, जैसे कंपनीज, तो कंपनीज आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, वहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं, यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं वो करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो उनको कम्युनिकेट कैसे किया जाए? तो सबसे बढ़िया तरीका है, कंपनी अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देती है। स्टॉक एक्सचेंज के, अगर वो लिस्टेड कंपनीज है तो स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। और सबसे बढ़िया तरीका कंपनियों ने तो और निकाल रखा है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर देते हैं। कम्युनिकेशन हो गया भाई। फिर सवाल उठता है सर कम्युनिकेशन किस किस को किया जाता है? तो मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने रख रखा है, दिखाता हूं। हु आर द यूजर ऑफ अकाउंट्स? और उन सब को कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो क्या क्या मीनिंग निकला है अकाउंटिंग का? सबसे पहला बात जो निकल के आई, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कितने बातों का? आइडेंटिफाई करो, पहचानो, किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फिर उनको लिखो, किस रूप से, किसके रूल के हिसाब से? जर्नल के रूल के हिसाब से। फिर उसको अलग अलग छांटो, किस हिसाब से? लेजर के हिसाब से। फिर उनका समरी बनाओ, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में। और फिर उनकी एनालिसिस, मंथन करो कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई है और क्या क्या सुधार की जरूरत है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एनालाइजिंग। और फिर फाइनली कम्युनिकेट कर दो टू द यूजर ऑफ अकाउंट। ठीक है, यही वजह है कि अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ये पूरी लैंग्वेज है। बिजनेस की अगर आपको सारी बात समझनी है तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, सोच लो या कॉमर्स फील्ड के आप बंदे हो तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। जिस तरह से लोग शेयर मार्केट का, लोगों का क्रेज बढ़ रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ 11th और 12th या के बच्चों के लिए ही, एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल लाइफ के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, आइए, अकाउंटिंग को आर्ट भी कहा जाता है और साइंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पर भी थोड़ी सी बात मैं चर्चा करता हूँ। आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्ट का मतलब होता है कला। आपके अंदर जो कुछ भी है वो सामने लेकर के आना बड़े ही अच्छे ढंग से। अगर आप बहुत अच्छे ढंग से लाते हो तो आपको माना जाता है कि आपका कला बहुत अच्छा है। तो अकाउंटिंग करने के लिए रूल्स एंड डेफिनेशंस तो सारे हैं, लेकिन उन रूल के दायरे में रहकर कुछ और अच्छा कर सकते हो तो यह मौका भी अकाउंटिंग के अंदर दिया गया है। इसलिए अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? आर्ट, एक कला है। ठीक है, जैसे पढ़ाना एक कला है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, बड़े सारे यूट्यूब पे वीडियोज पड़े हुए हैं, उनको भी देख लो आप। तो हर की अपनी एक कला होती है, अपनी ताकत होती है। तो उस कला को आप प्रदर्शित कर सकते हो कहाँ पर? अकाउंटिंग के अंदर भी। अगला साइंस। साइंस का मतलब होता है कि भाई साइंस में कुछ डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं, अगर आपने उसको फॉलो करा तो एक डिफाइंड रिजल्ट आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो वाटर का, H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलाओगे तो पानी आएगा ही आएगा, पानी बनेगा ही बनेगा।
ठीक है ना, यही कहा जाता है ना। ऐसे ही अगर आपने अकाउंटिंग का डिफाइंड जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आएगा। जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो चाहे उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस मैं निकालूं या कोई और निकाले, एक डिफाइंड रूल है, उस डिफाइंड रूल को फॉलो करके ही निकालेंगे। तो मेरे द्वारा निकाला गया प्रॉफिट, उसके द्वारा निकाला गया प्रॉफिट, दोनों के द्वारा निकाला गया प्रॉफिट क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। इसलिए अकाउंटिंग को साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका भी रिजल्ट साइंस के जैसा डिफाइंड है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। समझ आ रही बात? क्लियर हो गया? एक बार चंद सेकंड में इसको रिवाइज करते हैं। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कितने बातों का काउंट कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करो, पहचानो, ठीक है, उसके लिए एक चैप्टर वाउचर, रिकॉर्ड करो जर्नल के रूप में, क्लासिफाई करो, समरी बनाओ, एनालिसिस करो, कम्युनिकेशन करो। 6 बातों का, कितने बातों का, 6 बातों का सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और किसको कम्युनिकेट करो, टू द यूजर ऑफ अकाउंट। इसको लैंग्वेज कहा जाता है बिजनेस का, और ये साइंस एज वेल एज आर्ट है। चले, तो ये हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था ट्रांजैक्शन। क्योंकि आप देख रहे हो ना, बार बार मेरे मुंह से ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो इसको समझाए बगैर मैं कैसे आपको अकाउंटिंग समझा सकता था। अच्छा, जैसे मैं अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करता हूँ बेसिक, तो कई बच्चों का मेरे से सवाल होता है, सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, चैप्टर 1? तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई एक चैप्टर के दायरे में रह के नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं प्योर थ्योरी पढ़ाने लगूँ तो देख लो ना, अभी 5 मिनट ही हुए हैं, 5-10 मिनट ही हुए हैं, इतने में ही आप बोर होने लगे इतनी सी थ्योरी से। तो मैं अगर प्योर थ्योरी पढ़ाने लग जाऊँ ना तो बोर हो जाओगे। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और बेसिक को किसी चैप्टर के दायरे में मत बांधो। फिर भी अगर जबरदस्ती मेरे से पूछते हो तो मैं इतना कहता हूँ कि मैं कभी चैप्टर 1 में रहूंगा, तो कभी 2 में रहूंगा, तो कभी 3 में रहूंगा, तो कभी 4 में रहूंगा। इन 4 चैप्टर के दायरे में रह के ही बेसिक पढ़ाऊंगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी चीजें कब आपके दिमाग में फिट हो गई। तो चलिए, अभी तक जो कुछ भी पढ़ा एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस में होने वाला कोई भी काम। इवेंट, ट्रांजैक्शन, 1, 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शंस की वजह से कोई आउटकम आता है, इवेंट कहलाता है। ट्रांजैक्शंस और इवेंट फाइनेंशियल नेचर के भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल नेचर के भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल नेचर का होने का मतलब प्रॉफिट, उसको मनी में मेजर किया जा सकता है, और नॉन फाइनेंशियल जिनको मनी में मेजर नहीं कर सकते। जैसे गुड्स का खरीदना, कितने रुपए का खरीदा बता सकते हो, मैंने ये पेन खरीदा कितने का खरीदा बता सकता हूं मैं, तो ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। किसी की डेथ हो जाना, बता नहीं सकते कितने का नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान को मेजर किया जा सकता है, तो वो अलग थिंग है, वो इवेंट बन जाएगा, लेकिन डेथ कितनी की हुई वो नहीं बता सकते, तो नॉन फाइनेंशियल इवेंट। चलो, उसके बाद मीनिंग पढ़ा अकाउंटिंग का, वो तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हु आर द यूजर ऑफ अकाउंट, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक है। तो देर आर नंबर ऑफ यूजर ऑफ अकाउंट्स हु वांट्स टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कौन कौन से यूजर हैं, तो अगर छोटे बिजनेस की बात करो तो भाई इकलौता एक ओनर ही होता है, और कभी वो लोन लेने चला जाए बैंक के पास तो बैंक वाले पहले उसकी स्थिति जांचना चाहेंगे, और स्थिति मैंने आपको बोला ना, आपके बिजनेस की लैंग्वेज ही कौन है, अकाउंटिंग। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट मांग लें कि भाई तुम्हारे बिजनेस के क्या हालात हैं, तुम मुझे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ। तो उस केस में बैंक जो कि आपको लोन देने वाला है वो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का यूजर, यानी अकाउंटिंग का यूजर कहलाएगा। समझ पा रहे हो? यानी ओनर, तो छोटे बिजनेस की बात कर लूं तो ओनर तो है ही है, साथ साथ वो लोन लेने गया तो लोन प्रोवाइडर भी क्या बन गया, यूजर ऑफ अकाउंट्स। तो जो व्यक्ति आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज करेगा किसी डिसीजन को लेने के लिए, वो क्या कहलाएगा, यूजर ऑफ अकाउंट। समझ पा रहे हो? जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है SGP एजुकेशन पॉइंट, तो मैं अपना जो भी अकाउंटिंग करवा रहा हूँ तो मैं तो यूज करूंगा ही करूंगा, क्या जानने के लिए कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। कल को मुझे लोन चाहिए होगा तो बैंक वाले क्या बोलेंगे, बिजनेस के हालात क्या है भाई दिखाओ, और हालात कहाँ से पता चलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, अकाउंटिंग ने कर रखा है मेरे एक रजिस्टर में, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं उनको दिखाऊंगा, सारी नहीं बट इतनी कि जितने से उनको समझ में आ जाए, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो उस केस में लोन प्रोवाइडर जो मुझे लोन देने वाला है वो भी यूजर ऑफ अकाउंट बन जाता है। तीसरा, गवर्नमेंट,
बाद में पढ़ना, पहले मेरी बात को सुनते चले जाओ। गवर्नमेंट भी मेरा जो है यूजर ऑफ अकाउंट्स है। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट्स कमाऊंगा अपने बिजनेस से, तो प्रॉफिट्स पे टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स मेरा सही निकला है, गलत निकला है, वो कैलकुलेट करने के लिए, उस बात को वेरीफाई करने के लिए इनकम टैक्स वाले भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट को मंगवा सकते हैं, अगर उनको डाउट हो गया तो। सोच लो, क्या वो भी यूजर ऑफ अकाउंट्स कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? डेफिनेटली वो भी यूजर ऑफ अकाउंट्स कहलाएंगे। समझ पा रहे हो ना? बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है देखो ना, इतनी सारी बातें मैंने आपको अभी समझाया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहचाना, उसको लिखा, सारी इंफॉर्मेशन वही लिखी हुई है, अलग अलग छांट के भी लिखा, उनकी समरी भी बनी हुई है, सब कुछ वहीं पर है। तो भाई इनकम टैक्स वाले को डाउट होगा तो क्या मंगवा लेंगे? अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो मंगवा लेंगे, तो बन गया ना यूजर ऑफ अकाउंट्स। यस, आगे बढ़िए। उसके बाद देखो, टैक्स अथॉरिटीज के नाम से है, गवर्नमेंट के नाम से नहीं, टैक्स अथॉरिटीज। दूसरा, ओनर के नाम से मैंने आपको समझा दिया। तीसरा, लेंडर, जो आपको लोन देते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। क्रेडिटर भी वही है, जो आपको उधार में सामान देते हैं, उसे क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। ऐसे मान लो मुझे आप सबको पढ़ाने के लिए बुक बांटने हैं, मान लो मेरे पास 200 बच्चे हैं, ठीक है। अब उन 200 बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दूंगा या जो भी चार्ज करूंगा, तो जिन व्यक्ति से मैं बुक्स खरीद के लेके आऊंगा, तो जनरली मैं उनसे उधार खरीद के लाऊंगा। तो अगर वो मुझे उधार दे रहा है तो क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जांचे बगैर ही दे देगा? नहीं। तो जो व्यक्ति मुझे उधार में कोई सामान देगा, यानी कोई वस्तु मुझे उधार में देगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रेडिटर। और इसका मीनिंग डिटेल में हम आगे चल के, क्रेडिटर का मतलब समझ में आ गया? हिंदी में उसका मतलब होता है लेनदार, लेने वाला। और क्या लेने वाला? पैसा लेने वाला। क्यों लेगा पैसा? क्योंकि मैं अभी उससे कुछ सामान ले रहा हूं उधार में। तो वो बंदा मुझे उधार में सामान तभी देगा जब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को जांच लेगा। और जांचेगा कहां से? मेरी सारी इंफॉर्मेशन कहां पर है? अकाउंटिंग के रूप में बुक्स ऑफ अकाउंट में छपा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो क्रेडिटर्स भी कवर हो गया। इन्वेस्टर्स, आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो, बस किसी के कहने पर आंख बंद करके लगा दोगे। और एक सच्चाई बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जितने भी लोग जाते हैं ना, शुरुआत में सब ऐसे ही करते हैं। किसी ने कहा ये इसका शेयर रिलायंस का खरीद लो, खरीद लिया। किसी ने कहा उसका शेयर खरीद लो, खरीद लिया। कोई भी व्यक्ति उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समझ ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप रियल में इन्वेस्टर हो, अच्छे इन्वेस्टर हो, जैसे राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, ऐसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कभी भी किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छे से जांच लेते हैं, थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट या थ्रू रिसर्च वर्क, और उसके बाद ही वो पैसा लगाते हैं। तो अच्छे इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी में पैसा बिना उसको, उसकी जांच पड़ताल के, बिना उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को जाने पहचाने बगैर नहीं लगाते हैं। तो इन्वेस्टर्स भी यूजर ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉइज को ना कंपनीज के बोनस, कंपनी से जब बोनस मिलता है तो बोनस में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो बोनस आपको पता है ना, प्रॉफिट्स में से ही मिलता है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स को जानने के लिए वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के को यूज करते हैं, यानी कि प्रॉफिट को जानने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को वो देखा करते हैं, इसलिए उनको भी यूजर ऑफ अकाउंट कहा जाता है। और अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आप अकेले नहीं संभालते, एक टीम संभालती है, तो उस टीम को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। उस केस में पूरी मैनेजमेंट मिल करके उस बिजनेस को चलाती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लो, तो क्या लग रहा है मुकेश अंबानी सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं? नहीं, उनकी पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम है, BOD बोलते हैं, और सारे टीम मिल करके डिसीजन लेते हैं। हालांकि उस टीम का मुखिया, हेड कौन है? मुकेश अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी। क्लियर है? तो उस पूरी टीम को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? मैनेजमेंट। वो भी यूजर ऑफ अकाउंट्स। तो ये सब कुछ प्योर थ्योरी के क्वेश्चंस थे जो हमने थोड़ा डिस्कस किया, ठीक है। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। पहला, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने समझ लिया। अकाउंटिंग किसको कहते हैं वो भी देख लिया। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, अगर आप चाहो तो जो बात मैंने आपको यहाँ समझाई वही सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देख रहे हो? आइडेंटिफिकेशन,
ठीक है, तो उसके लिए एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, इन अकाउंटिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। ये सब पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारी बात आपको समझा दिया। रिकॉर्डिंग इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफाइड, जो आपने ये वाला आइडेंटिफाई करा ना, उसको यहाँ पर लिखना। एंड मेजर आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? डेट वाइज लिखते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में, ठीक है। इन जर्नल, कहां पर लिखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट बात, जर्नल में। जर्नल इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि ट्रांजैक्शंस पहली बार यहीं पे लिखी जाती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद उसको छांटने के लिए हमारे पास एक चैप्टर है, कौन सा? लेजर। लेजर में उसको हम लोग छांटते हैं, डिटेल में और समझेंगे, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा। फिर उसको क्या करते हैं? समरी बनाते हैं। समरी के लिए हमारे पास दो चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाइफरकेशन है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, और भी कुछ होते हैं, छोड़ो उनको अभी। फिर उनको एनालाइज और इंटरप्रेट करना, फिर उनको कम्युनिकेट करना। यानी कि अगर आपने मीनिंग ठीक से समझ लिया तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो था आपका प्योर थियरी। अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, बट न्यूमेरिकल को थोड़ा समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैं अकाउंटिंग का समझाने जा रहा हूं और उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए, पहला टर्मिनोलॉजी जो मैं उठा रहा हूं वो है आपका मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग, हम उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक तरफ खड़ा कर रहा हूं, कौन है ये? मान लो ये ओनर है। कौन है ये? ओनर। और एक तरफ मैं खड़ा कर रहा हूं, ये उसका बिजनेस है। ये बच्चे बोलते हैं हट है, तो कुछ भी समझ लो, झोपड़ी ही समझ लो कि ये बिजनेस की बिल्डिंग है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओनर्स बिजनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने बीच में एक दीवार डाला है, और जब जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे इस दीवार को याद रखना, और इस दीवार को अकाउंट्स में एंटिटी कॉन्सेप्ट्स के नाम से जाना जाता है। एंटिटी या प्रिंसिपल भी बोला जाता है। क्या कहता है ये एंटिटी कॉन्सेप्ट? कि भाई साहब, जब जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे, जब जब आप अकाउंटिंग सीखोगे, तो आप ओनर को अलग समझना, ओनर के बिजनेस को अलग समझना। जैसे समझ लो मैं ये ओनर हूं, मैं हूं सुधीर गुप्ता SG, और ये मेरा इंस्टीट्यूट है SGPA, सुधीर गुप्ता प्रोफेशनल एकेडमी, ठीक है। तो अकाउंटिंग कहता है कि भाई साहब इन दोनों को अलग समझना। अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बोलोगे सर क्या समस्या होगी? तो जरा सुनना। ओनर की जो लाइफ होती है ना, थोड़ा सा टिपिकल होती है। ओनर को एक तो अपने बिजनेस का भी ख्याल रखना पड़ता है, साथ साथ उसके अपने घरेलू मैटर को भी संभालना पड़ता है। समझ आ रही बात? तो जब मैं बोलता हूं कि ओनर अलग और बिजनेस अलग, तो इसका मतलब होता है ओनर का घरेलू मैटर अलग और ओनर का बिजनेस का मैटर अलग। घर की चीजों को बिल्कुल सेग्रीगेट करके रखो और बिजनेस की चीजों को सेग्रीगेट करके रखो, ताकि जब भी आप अकाउंटिंग करने बैठो, किसका? घर का तो कोई करता नहीं है, घर का तो वाइफ कर ले, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बिजनेस की मुझे अकाउंटिंग करनी, क्योंकि मुझे बिजनेस को एक मुकाम पर लेकर के जाना है। तो जब मैं बिजनेस की अकाउंटिंग करूं तो कोई भी घरेलू मैटर इस बिजनेस में आकर के इंडल्ज ना हो जाए, शामिल ना हो जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ओनर को अलग रखा जाए और ओनर के बिजनेस को अलग रखा जाए। तो वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल, अब जब मैं एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो चैप्टर 3 में आ गया, समझ पा रहे हो? और जब मैं कैपिटल और ड्राइंग्स की मीनिंग समझा रहा हूं तो चैप्टर 2 में हूं। और इनको समझे बगैर आगे की जो थियरी समझाऊंगा ना अकाउंटिंग की, वो समझ में नहीं आने वाली चैप्टर 1 की। इसलिए मुझे इन चैप्टर में आकर के बेसिक चीजों को समझाना पड़ रहा है। तो मुझे कुछ क्लासेस तक चैप्टर के दायरे में बिल्कुल मत बांधना, बस बेसिक चीजें समझा रहा हूं अकाउंटिंग के लिए, वो बहुत जरूरी है और उनको आप दिमाग में सेट करते चले जाओ, ठीक है। तो हमने भी क्या सीखा? एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओनर अलग और ओनर का बिजनेस अलग। फिर सवाल उठता है कि सर हमारी पोजीशन कहाँ है?
हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं हम कहाँ पर फिट बैठेंगे? क्या हम ओनर के घर की तरफ फिट बैठेंगे या ओनर के बिजनेस की तरफ? तो आप ध्यान रखिएगा, आप जो बैठोगे ओनर के बिजनेस में के एक ऑफिस में आके बैठोगे और आप ये हो अकाउंटेंट मुनीम साहब। ये कौन है? यू एज एन अकाउंटेंट, आप एक अकाउंटेंट के रूप में यहाँ पर बैठे हो और मैं हिंदी में इसको बोलता हूँ आप मुनीम जी हो। आप अपने आप को क्या समझना? मुनीम जी। वो पुराने फिल्मों के मुनीम जी के जैसा नहीं, टोपी पहन लिया और बगल में वो क्या बोलते हैं एक डायरी लेकर के घूम रहे हैं छाता लेकर के, वैसे मुनीम जी नहीं। आज के तो मुनीम जी यानी कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब क्या हो चुके हैं? प्रोफेशनल हो चुके हैं, कंप्यूटर लैपटॉप इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। ठीक है, बुरा मत मानना, मुनीम जी वर्ड यूज करो पुराने जमाने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जब भी अकाउंटिंग करोगे तो ध्यान रखना आपके दिमाग में ओनर का बिजनेस फिट होना चाहिए। आप हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? ओनर के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो बिजनेस आएगा, स्टार्ट कैसे होगा? अब SGPA यहाँ पर मुझे खड़ा करना है। मान लो इंस्टीट्यूट अभी खुला नहीं, मुझे खोलना है मान लो। हालांकि इंस्टीट्यूट तो मैं पिछले 10-12 साल से चला रहा हूँ और करीब 12-13 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बिजनेस खोलना है तो मैं इसके अंदर पैसा लगाऊंगा, बिजनेस के अंदर पैसा लगाऊंगा। ठीक है, मान लो मैंने इसके अंदर कुछ पैसे लगाए। कहां से? मैं अपने पहले भाई बिजनेस शुरू करना है तो घर से ही पैसा लगाऊंगा। तो ये ओनर का समझ लो ना, ओनर एट होम। कहां बैठा हुआ है? ये अपने घर पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो घर से वो पैसा कहां लगा रहा है? बिजनेस में। तो जैसे वो घर से पैसा कहां लगाएगा? बिजनेस में। हम उसको टेक्निकली नाम दे देते हैं कैपिटल और हिंदी में इसको बोला जाता है पूंजी। समझ में आ रही बात? तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। और कैपिटल बिजनेस में सिर्फ एंड सिर्फ एक ही बंदा लगा सकता है और वो कौन है? ओनर। समझ में आ रही बात? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा सोचना और उसका जवाब देना। ये जो बिजनेस में पैसा आया, मान लो कि ये 10 लाख रुपीज आए। कितने? 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए। किसने दिया? ओनर ने दिया। किसको दिया? बिजनेस को। मेरा सवाल आपसे यह है, ये जो पैसा बिजनेस के हाथ में आया, क्या ये बिजनेस का अपना पैसा है या पराया धन है? सोचो जरा दिमाग में और फिर जवाब देना। सोचो। तो कई बच्चों का जवाब आता है, सर कैसा सवाल पूछ रहे हो, अपना ही पैसा है। अगर आपने ऐसा जवाब दिया तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपने एंटिटी कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी। अभी अभी एंटिटी कॉन्सेप्ट ने क्या बोला? ओनर अलग और बिजनेस अलग। आपने अपना क्या समझ के बोल दिया कि भाई ये ओनर का अपना ही तो है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा ओनर का अपना है, मैं तो पूछ रहा हूँ बिजनेस का अपना है क्या? नहीं, ये बिजनेस का अपना नहीं है। बिजनेस ने पैसा ओनर से एक तरह से उधार के रूप में लिया है। हालांकि ये उधार ऐसा है जो तभी चुकता होगा जब बिजनेस बंद होगा। परमानेंट कैपिटल है, एक तरह से परमानेंट उधार है, इसलिए इसका नाम लोन नहीं पड़ा, कैपिटल पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल बिजनेस का पराया धन है और इसी पराया धन को ना आगे चल के हम समझेंगे, इसको बोला जाता है लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी। चलो मैं इस बात को थोड़ा और दूसरे तरीके से भी रखता हूं। मान लो कि 10 लाख रुपए से मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा था, तो मैंने पैसा कुछ बैंक से भी उधार लिया। किससे लिया? बैंकों से जा करके मैंने कुछ उधार ले लिया, बैंक लोन ले लिया। 5 लाख रुपीज का मैंने बैंक लोन ले लिया। ठीक है जी। तो यहां पर भी पैसा बिजनेस के हाथ में आया। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या यह बिजनेस का अपना पैसा है क्या? ये वाला तो नहीं। आप बोलोगे सर ये भी क्या है? पराया धन है। और पराया धन को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जी, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, इसको भी हमने क्या नाम दिया कि सर ये भी क्या है? पराया धन है। पराया धन है। तो इसको भी क्या बोल दिया जाएगा? लायबिलिटी बोल दिया जाना चाहिए। यस। तो फिर बोलोगे सर इन दोनों में क्या अंतर हुआ? तो इसको हम लोग बोलते हैं लोन
क्या नाम दिया इसको? लोन, और इसको हमने नाम दिया कैपिटल। बट इसके अलावा भी एक मेन डिफरेंस क्या है कि ओनर जो है बिजनेस का बड़ा ही क्लोज बंदा है। बिजनेस को थोड़ा सा भी तकलीफ होगा, ओनर को तकलीफ होगा। बिजनेस फ्लरिश होगा, ओनर को भी बड़ी खुशी होगी। समझ पा रहे हो? तो बिजनेस का सबसे खास बंदा, सबसे क्लोज बंदा कौन है? ओनर। इसलिए इस लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और इसको हम लोग नाम देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या नाम देंगे इसको? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और इसको हम लोग नाम देंगे क्या? इंटरनल, अंदर का बंदा है ना, इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल को। तो दोनों लायबिलिटी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और एक ऐसा लायबिलिटी है इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, पराया धन दोनों है, बट दोनों में अंतर समझ में आया? एक बाहरी लोगों से पैसा लिया इसलिए उसको एक्सटर्नल बोला, और ये ओनर खास अपने बंदे से पैसा लिया इसलिए इसको इंटरनल लायबिलिटी, और नाम भी कुछ अलग ही रखा। क्या नाम रखा? कैपिटल, और इसका नाम क्या रखा? लोन। तो कैपिटल क्या होता है समझ में आया? एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस। ये बात मैंने लिख करके दिया है, एक बार जरा पढ़िएगा। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर को और भी कई नाम से जानते हैं, प्रोप्राइटर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, पार्टनर्स भी बोला जाता है अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, शेयर होल्डर भी बोलते हैं अगर आपका कंपनी का बिजनेस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ओनर ही इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये मनी के रूप में भी हो सकता है या फिर कोई असेट के रूप में हो सकता है। जैसे मान लो कि ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, या मेरे पास जो भी चीजें इक्विपमेंट में पढ़ा रहा हूँ, कैमरा वगैरह, वो सब पर्सनल है, और मैं बिजनेस खोलना चाह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा हूँ। तो मैं मान लो कि इसकी टोटल वैल्यू आ रही है 2 लाख रुपए की है। ठीक है, और ये 2 लाख रुपए कैश में है या फिजिकल फॉर्म में है, असेट के रूप में, कोई संपत्ति के रूप में है। और ये मैं जो है पैसा नहीं, ये लैपटॉप, ये मेरे पास जो डिजिटल पेन है, कैमरा, वो सब अपने बिजनेस को मैं लगा देता हूं, तो इसे भी पूंजी बोला जाएगा। तो मनी लगा दो, वो भी पूंजी है। मनी ना लगा करके कोई क्या लगा दो? कोई संपत्ति लगा दो, ठीक है, जिसकी खुद की मनी वैल्यू है, तो उसे भी कैपिटल बोला जाएगा। और लगाने वाला कौन होना चाहिए? सिर्फ ओनर। ठीक है, तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स हैविंग मनी वैल्यू, और इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी फॉर बिजनेस। इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये बात थोड़ा देरी में समझाऊंगा कि कैसे प्रॉफिट्स से बढ़ता है और घटता है, ये हम बाद में बात करेंगे, या फिर अभी 2 मिनट लगाते हैं, समझ ही लेते हैं। ठीक है, अब मान लो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कितने रुपए से? 10 लाख रुपए खुद के लगाए और 5 लाख रुपए लोन के रूप में लेके, 15 लाख रुपए लगा के मजे से बिजनेस शुरू करा और वहां से प्रॉफिट कमाना शुरू करा। तो जब प्रॉफिट्स बिजनेस ने कमाया, ठीक है, तो प्रॉफिट्स ओनर को बिलोंग करता है क्योंकि पैसा उसने लगाया था। कुछ बैंक वालों से लोन लिया था तो उनको ब्याज दे दो, ब्याज देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ओनर को मिलना चाहिए। वो पैसा ओनर को किस रूप में दिया जाता है, क्या सिस्टम है, इसको समझना है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक पैरेलल एग्जांपल लेता हूं। मैं आपके बैंक अकाउंट का एग्जांपल लेता हूं। आप सबका बैंक अकाउंट होगा, और नहीं होगा तो पेरेंट्स का भी, पेरेंट का तो पक्का होगा। वहां अपने पेरेंट्स से जाके पूछिएगा कि बैंक ने जब आपको इंटरेस्ट देना होता है, जो आपने बैंक में डिपॉजिट रख रखा, पैसा रख रखा है, तो बैंक वाले उस पर आपको इंटरेस्ट देते हैं, तो क्या वो घर पे आके देके जाते हैं? बोलो तो सर ऐसी बात करते हो, घर पे क्यों देंगे? वो मेरे खाते में ऐड कर देंगे। सेम वही रूल यहां पर अप्लाई होता है। फ्रेंड्स, इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठाइएगा। जो सिस्टम बैंक वाले हमारे साथ करते हैं बैंक अकाउंट के रूप में, वही सिस्टम बिजनेस ओनर के साथ करता है। एक खाता खोलता है, किस नाम से? कैपिटल अकाउंट के नाम से खाता खुल जाता है। किस नाम से? ये देख रहे हो, कैपिटल अकाउंट के नाम से। और बिजनेस में कुछ भी देना होता है ओनर को, तो घर पे जाके नहीं देगा, उसकी कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? ऐड, बढ़ा दिया जाएगा। और जब बैंक वाले आपको ब्याज देते हैं तो आपके खाते को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही खाता बढ़ता है, आपको एक अधिकार मिल जाता है कि उन पैसों को आप घर लेके आ सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, चाहो तो सेम डे जाकर निकाल लो, या चाहो तो छोड़ दो बिजनेस वहीं पे अपने खाते में ही, बाद में निकाल लेना। सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, मान लो 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया सारे खर्चे काटने के बाद, तो वो 2 लाख ओनर के कैपिटल में ऐड हो गया। तो अब उसका कैपिटल पहले 10 लाख का था, 2 लाख का प्रॉफिट उसमें आके ऐड हो गया।
अब ओनर के पास एक अधिकार आ गया कि उन पैसों को चाहे तो वो क्या कर सकता है, निकाल के घर ले जा सकता है या फिर छोड़ दे, उन पैसों से और पैसा कमाए। और अगर उन्हीं पैसों को वो घर लेकर के जाता है तो हम उसी के नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग्स। ये देखिए यहाँ पर ड्रॉइंग्स का भी मीनिंग मैंने लिख रखा है। इट इज द अमाउंट ड्रॉन, मतलब निकाला गया है। छोड़ दो वैल्यू ऑफ गुड्स असेट्स। बाय ओनर, जितना अंडरलाइन कर रहा हूं उसको समझिएगा। इट इज द अमाउंट ड्रॉन, निकाला गया है किसके द्वारा? बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस। किस काम के लिए? घरेलू काम के लिए। पर्सनल, प्राइवेट, हाउस होल्ड, डोमेस्टिक, इन सब का मतलब क्या होता है? घरेलू। जितने भी मैंने वर्ड यहाँ पर किए अंडरलाइन, इन सब का मतलब होता है घरेलू इस्तेमाल के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में? यानी कि अगर आप बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जा रहे हो घर के काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे नाम देते हैं टेक्निकली ड्राइंग्स। और ये बात समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एंटिटी कॉन्सेप्ट्स के दीवार को समझिए। तो अगर मैं ड्राइंग को यहाँ पे प्लॉट करना चाहूं ग्राफ के ऊपर, तो कैसे होगा? यहां से जब पैसा लग रहा था, ये देख रहे हो, पैसा लग रहा था, और जब वो पैसा निकल के कहां जा रहा है? घर पर जा रहा है, एट होम। तो हमने इसको टेक्निकली नाम क्या दिया? ड्राइंग्स। और कहां से पैसा निकाल के ले जा सकते हो? तो ये जो खाता बना हुआ है किस नाम से? कैपिटल अकाउंट के नाम से। वहीं से आप पैसा निकाल के लेके जाओगे। इस नाम से खाता बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट के नाम। तो जब जब ड्राइंग करोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बताओ। जब आप बैंक से पैसा निकाल के लाओगे तो बैंक का खाता क्या होगा? माइनस। अब यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैसे? सर पैसा निकाल रहे हैं, हमारे पास तो पैसा बढ़ेगा ना। तो जरा सोचो ना, दिमाग लगाओ ना। आप अकाउंटेंट मुनीम जी कहाँ हो? इसके घर के हो क्या, या बिजनेस के हो? बिजनेस के हो तो सोचो ना, बिजनेस का पैसा क्या हुआ? घटा या बढ़ा? तो डेफिनेटली घटा। इसका बढ़ा, इसका सोचना ही नहीं हमें। हम जब जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा दायरा कहां पर होना चाहिए? इस साइड होना चाहिए, ना कि इधर। इधर होगे तो आप गलती कर बैठोगे। समझ पा रहे हो? तो कई बच्चों को तो यही नहीं समझ में आता, सर कैपिटल लगाने से जो है, पूंजी लगाने से हमारा पैसा बढ़ा कैसे? हमारा पैसा तो कम हो गया। तो पैसा कम कैसे हुआ? वो कहां पे बैठे होंगे, सोच रहे होंगे? ओनर की तरफ सोच रहे होंगे कि ओनर के हाथ से तो पैसा चला गया। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के हाथ में पैसा आया है। और जब ड्राइंग हो रहा है तो बिजनेस के हाथ से पैसा जा रहा है, किसके हाथ में? ओनर के हाथ में। और ये बात तभी समझ में आएगी जब ओनर और बिजनेस को आप क्या समझोगे? अलग अलग समझोगे। तब, जब तक आप उनको अलग नहीं समझोगे आपको कभी यह बात समझ में आएगी ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। अच्छा, सिर्फ बिजनेस से वो पैसे निकाल के ले के जाएगा तभी उसे ड्राइंग्स बोलेंगे क्या? मान लो मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, ठीक है, तो कुछ कपड़े अगर मैं घर के लिए लेके चला जाऊं तो क्या उसे ड्राइंग्स नहीं बोला जाएगा? बेसिकली बोला जाएगा। यानी बिजनेस का कोई भी चीज आप अपने घरेलू इस्तेमाल में लेके जा रहे हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सामान हो, चाहे कोई और संपत्ति हो बिजनेस का, उसे ड्राइंग्स बोला जाएगा। तो वही बात यहाँ पे डेफिनेशन में था। एक बार उसको खत्म करते हैं और इस यहीं पे हम अपनी क्लास को थोड़ी देर में खत्म करेंगे। इट इज द अमाउंट ड्रॉन और वैल्यू ऑफ गुड्स और अदर असेट्स टेकन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस। किस चीज का? मनी तो ड्रॉ करेगा ही करेगा, गुड्स की वैल्यू भी हो अगर लेके जाता है, या फिर कोई दूसरे संपत्ति लेके जाता है बिजनेस का, तो उसे भी, असेट्स का मतलब संपत्ति होता है। वैसे हम असेट्स का डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चलिए 2 मिनट में समाप्त करते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे यहीं पर। कैपिटल का मतलब ओनर जो पैसा बिजनेस में लगा रहा है तो हम उसे कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल कैसी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी, आंतरिक लायबिलिटी। किसी और से पैसा ले ले, लोन कहलाएगा। और एक्सटर्नल लायबिलिटी, कैपिटल बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओनर और बिजनेस को हमेशा अलग समझना है। ओनर जैसे ही पैसा लगाएगा बिजनेस में उसका एक खाता खुल जाता है कैपिटल अकाउंट के नाम। कुछ भी लेन देन होना होगा ओनर और बिजनेस के बीच में, कैपिटल अकाउंट में ऐड लेस का गेम चलता रहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। जैसे हमारा और बैंक का चलता है, बैंक ने SMS का चार्ज लेना होता है, ATM का चार्ज लेना होता है, तो घर पे आके नहीं ले जाता, हमारे खाते से ही माइनस करता है। ऐसे ओनर और बिजनेस के बीच में कभी भी लेन देन होगा तो कैपिटल अकाउंट के जरिए ही होता है, ठीक है। ड्राइंग्स भी हमने देख लिया कि बिजनेस से आप मनी, गुड्स या असेट्स कुछ भी घरेलू इस्तेमाल के लिए लेके जाओगे, और घरेलू इस्तेमाल के लिए 4-5 शब्दों का इस्तेमाल होता है, पर्सनल, प्राइवेट, हाउस होल्ड या डोमेस्टिक यूज। तो हम उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स कहा जाता है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको।
तो मैं यहीं पे करता हूँ क्लास को वाइंड अप। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और यही मोटिवेशन मुझे और अच्छे से वीडियो को बनाने की प्रेरणा देती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।